सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपको पता है कि ब्रह्मास्त्र जो सीरीज़ है वो स्टार्ट कर दी है। सबसे पहले स्टार्टिंग करी है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने चैप्टर जो लिए हैं वो आपके फर्स्ट टर्म में पूछे जाएंगे। सबसे पहले मनी एंड बैंकिंग, उसके बाद गवर्नमेंट बजट। तो दोनों चैप्टर बहुत ईजी चैप्टर हैं, बहुत प्यारे चैप्टर हैं जो आपके 6 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। तो क्या स्पेशल है इसमें? सबसे पहले इसमें हमने अगर मनी एंड बैंकिंग की बात करें तो मनी एंड बैंकिंग में सबसे पहले हमने जो इसके इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो डिस्कस करे हैं। इंपॉर्टेंट नोट्स के बाद हमने इसमें वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं, चाहे आपके वो केस बेस्ड क्वेश्चन है, चाहे असर्शन रीजन के क्वेश्चन है, चाहे आपके एमसीक्यूज हैं, चाहे मैच द फॉलोइंग है। आपको वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेगी। और बात करें गवर्नमेंट बजट में भी हमने सबसे पहले इसके इंपॉर्टेंट नोट्स डिस्कस करे हैं। इंपॉर्टेंट नोट्स के बाद वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस, चाहे वो आपके एमसीक्यूज हैं, असर्शन रीजन के क्वेश्चन है या फिर केस बेस्ड के क्वेश्चन है, आपको वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हमने स्टार्ट कर दी है। अभी हमने उसमें सिर्फ एक चैप्टर करा है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। उसमें भी सबसे पहले हमने उसके इंपॉर्टेंट नोट्स डिस्कस करे हैं। उसके बाद वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन, चाहे वो असर्शन रीजन के क्वेश्चन है या फिर केस बेस्ड के क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग है या फिर एमसीक्यूज। तो जो ये ब्रह्मास्त्र सीरीज है ये आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और इट विल हेल्प्स टू यू स्कोर 40 आउट ऑफ 40। डेफिनेटली आपके 40 आउट ऑफ 40 आएंगे अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। ये आपके फर्स्ट टर्म के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करें। और स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर से। आज का चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके 6 मार्क्स के लिए आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो इसकी स्टार्टिंग भी ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले इसके इंपॉर्टेंट नोट्स डिस्कस करेंगे और नोट्स डिस्कस करने के बाद इसके जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट। जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला इसकी पहचान है। जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला इसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी चलते हैं, जो रास्ते बनाए वो इंसान है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर से, फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। जैसा कि आपको पता है ये चैप्टर भी हमारे पेपर में 6 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। जो भी फर्स्ट टर्म होंगे तो उसमें ये 6 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। तो हमें 6 मार्क्स के ही अकॉर्डिंग तैयारी करनी पड़ेगी इस चैप्टर के लिए। जैसा कि आपको पता है कि वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आज वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में आपको बताऊं थोड़ा सा। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है हमारा कि जैसे हमारा इंडिया है, जैसा हमारा इंडिया है तो हमारे इंडिया से कितनी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हुई, कितनी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हुई रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, है ना। तो क्या हुआ? इट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड्स अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। उसे बोला जाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या होता है? 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपने याद रखनी है। सबसे पहले आता है ट्रेडिंग ऑफ विजुअल आइटम्स। उसके बाद आता है यूनिलेटरल ट्रांसफ़र और उसके बाद आता है कैपिटल ट्रांसफ़र। तो जो हमारी ट्रेडिंग ऑफ विजुअल आइटम्स होती हैं उसमें क्या होता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड्स होता है गुड्स के साथ, है ना। गुड्स ट्रेडिंग होता है। और ट्रेड ऑफ इनविजिबल आइटम्स में क्या होता है कि जैसे कोई सर्विसेज है, टेक्नोलॉजी है, उसका क्या होता है? ट्रेड होता है। यूनिलेटरल ट्रांसफ़र कौन सी होती हैं? जो वन साइडेड ट्रांसफ़र होती हैं, ठीक है। तो ये तीनों आती हैं हमारे किसमें? करंट अकाउंट में। और कैपिटल ट्रांसफ़र की बात करें तो कैपिटल ट्रांसफ़र क्या होता है? कैपिटल ट्रांसफ़र होता है हमारा जैसे ऑनरशिप ऑफ मशीनरी, है ना। जैसे कार, पेन, बाइक एट्सेट्रा जो मनी के बदले आई हो तो उसे बोला जाता है कैपिटल ट्रांसफ़र। तो आइए जल्दी से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट के। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट जनरली होता क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेट होता है, इट इज़ द रेट एट विच फॉरेन करेंसी इज परचेज्ड बाय सेलिंग डोमेस्टिक करेंसी इज कॉल्ड एक्सचेंज रेट, है ना। तो फॉरेन एक्सचेंज क्या हुआ? इस सिंपली आप बोल सकते हैं इट रेफर्स टू द रेट
सिंपली आप क्या बोल सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट को आप बोल सकते हैं इट रेफर्स टू द रेट एट विच द करेंसी ऑफ वन कंट्री इज एक्सचेंज with the currency of other country. In other words, it is the rate of measure the number of units of one currency. जैसे कि आपको पता है कि मेजर किया जाता है $1 इज इक्वल टू 74 रुपीज़। तो अगर इसमें ध्यान से देखें तो इसमें क्या है, इट रेफर्स टू द रेट एट विच द करेंसी ऑफ वन कंट्री इज एक्सचेंज विद द करेंसी ऑफ अदर कंट्री। या आप बोल सकते हैं कि इट इज़ द रेट ऑफ मेजर द नंबर ऑफ यूनिट्स, इट इज़ द रेट ऑफ मेजर द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वन करेंसी। तो उसे बोला जाएगा क्या, उसे बोला जाएगा फॉरेन एक्सचेंज। सेकंड यहाँ पे लिखा है सपोज $1 कैन बी परचेज्ड बाय 60 रुपीज़, सो द फॉरेन एक्सचेंज रेट इज़ 60 रुपीज़। तो ये भी स्टेटमेंट दी है इसमें, इस तरीके की स्टेटमेंट भी आपको पेपर में देखी जा सकती है। उसके बाद आता है हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ डिवेल्युएशन एंड रिवेल्युएशन, है ना। तो कैसे याद रखना है, सिंपली जो DE जहां आएगा, DE का मतलब है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ करेंसी, है ना, और RE मतलब इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द करेंसी, है ना। तो अब देखते हैं इसको, व्हेन एक्सचेंज रेट इज इंक्रीज्ड ड्यू टू इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड डिवेल्युएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, है ना। तो क्या हुआ, व्हेन एक्सचेंज रेट इंक्रीजेज, जो एक्सचेंज रेट है वो इंक्रीज हुआ, फॉल इन दी वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। मैंने क्या बोला आपको, मैंने बोला कि डिवेल्युएशन मतलब डिक्रीज इन दी वैल्यू, है ना। तो सेम रख सकते हैं आप, फॉल इन दी वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी ड्यू टू इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट, है ना। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट इंक्रीज करती है फोर्सफुली, है ना। देन इट इज कॉल्ड डिवेल्युएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो इसे क्या बोला जाएगा, डिवेल्युएशन ऑफ करेंसी बोला जाएगा। और व्हेन एक्सचेंज रेट डिक्रीज, rise in the value of domestic currency due to intervention of the government, then it is called revaluation of domestic currency। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा rise in the value of domestic currency। जब हमारी जो रुपीस है उसकी वैल्यू में क्या होगा, राइज होगा, वो इंक्रीज होगी एज कंपेयर टू डॉलर, तो वो क्या हुआ, वो हुआ हमारा रिवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी। उसके बाद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन, है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन, तो ये कैसे याद रखना है, ये भी एक सिंपल से वे में याद रखेंगे, ध्यान से समझना। कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन यहाँ क्या आ रहा है, DE, ठीक है, और एप्रिसिएशन मतलब इंक्रीज, है ना। DE मतलब डिक्रीज। तो करेंसी जो डेप्रिसिएशन है वो क्या हुआ, इट रेफर्स टू द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन द टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। इट मेक्स डोमेस्टिक करेंसी लेस वैल्यूएबल एंड हेंस मोर इफ इट इज रिक्वायर्ड टू परचेज फॉरेन करेंसी। अब इसको ध्यान से समझना, क्या था कि पहले $1 था 62 रुपये। ध्यान से समझना क्या बोल रहा है, बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है इसमें। जो आपका डेप्रिसिएशन है, करेंसी डेप्रिसिएशन है, पहले क्या था, $1 था 62 रुपीज़, बाद में क्या हुआ, $1 हो गया 64 रुपीज़। अब अगर इसमें नॉर्मली देखें हम 60, तो क्या था, $1 62 रुपीज़, फिर क्या हुआ $1 64 रुपीज़। पर हमने क्या करना है, अपनी रुपीज़ को देखना है ना। तो हमारे रुपीज़ क्या हुआ, हमारे रुपीज़ ₹2 में क्या हुआ, प्लस हुआ। पर अगर ध्यान से देखा जाए तो ये ₹2 प्लस नहीं हुआ, पहले हमें $1 परचेज करने के लिए 62 रुपीज़ देने पड़ते थे, अब हमें $1 परचेज करने के लिए ₹2 ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। जब हमें ₹2 ज़्यादा देने पड़ रहे हैं तो वो क्या हुआ, वो हुआ करेंसी डेप्रिसिएशन। क्या हुआ, करेंसी डेप्रिसिएशन। इट मीन्स इट रेफर्स टू द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, है ना। और क्या हुआ, जिससे हमारा करेंसी डेप्रिसिएशन हुआ। करेंसी एप्रिसिएशन की बात करें तो करेंसी एप्रिसिएशन कब होगा, जब क्या होगा, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। एग्जांपल वही रखेंगे, जैसे पहले क्या था, $1 परचेज करने के लिए हमें देने पड़ते थे 64 रुपीज़, बाद में क्या हुआ, $1 परचेज करने के लिए हमें देने पड़े 62 रुपीज़, तो ₹2 हमें कम देने पड़े, है ना। पहले हम 64 रुपीज़ देते थे,
है ना। करेंसी अप्रिसिएशन कब होगा, जब हम कम पैसे देंगे डॉलर को परचेज करने के लिए। तो इट रेफर्स टू द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो कहीं ना कहीं हमारा जो रुपीस है वो क्या हुआ, वो स्ट्रांग हुआ। वो क्या हुआ, वो स्ट्रांग हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये आपका करेंसी अप्रिसिएशन और करेंसी डेप्रिसिएशन का। उसके बाद क्या है, व्हेन एक्सचेंज रेट डिक्रीज राइज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी ड्यू टू मार्केट फोर्सेज इज कॉल्ड एप्रिसिएशन। उसके बाद इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं हमारी सिस्टम्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन। यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो आपका फॉरेन एक्सचेंज है, करेंसी एप्रिसिएशन है, करेंसी डेप्रिसिएशन है, डिवैल्यूएशन है, रिवैल्यूएशन है। तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं। खासकर जो एग्जाम्पल हमने ये डिस्कस करे, जो करेंसी एप्रिसिएशन और करेंसी डेप्रिसिएशन के थे, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये 100% चांसेस हैं। उसके बाद देखते हैं सिस्टम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन। तो इसमें 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, फिक्स एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, मिक्स्ड एक्सचेंज रेट। यू शुड हैव द प्रॉपर नॉलेज अबाउट दीज टर्म्स, सो लेट्स डिस्कस फिक्स एक्सचेंज रेट। फिक्स एक्सचेंज रेट क्या हुआ, इसमें आपने डायरेक्टली याद रखना है कि फिक्स एक्सचेंज रेट क्या होगा, जहां पे गवर्नमेंट का मेन रोल रहेगा, जहाँ पे गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, है ना। तो फिक्स एक्सचेंज रेट क्या होता है, फिक्स एक्सचेंज रेट होता है हमारा, आप सिंपली ये भी बोल सकते हैं, फिक्स्ड रेट ऑफ एक्सचेंज मींस दैट रेट ऑफ एक्सचेंज विच इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट फिक्स करती है, उसे क्या बोला जाएगा, फिक्स एक्सचेंज रेट। इन दिस सिस्टम कंट्रीज मेक एग्रीमेंट टू कीप फिक्स्ड पैक्ड देयर exchange rate excluding some exceptional conditions. Under fixed exchange rate system there are दो theories हैं इसमें, एक है गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम और एक है बेल्टन वुड सिस्टम। तो ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है, इन दिस सिस्टम एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वेयर डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज इक्वल, एक्सचेंज रेट इज डिटरमिनेट। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट आपने इसी से आप ध्यान रख सकते हैं कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होगा। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होगा, इसको सिंपली बोल सकते हैं आप, मीन्स दैट रेट ऑफ एक्सचेंज विच इज फिक्स्ड बाय द मार्केट फोर्सेस, है ना। फ्लेक्सिबल विच इज फिक्स्ड बाय द मार्केट फोर्सेज, जो मार्केट फोर्सेज क्या करेंगी, फिक्स करेंगी। जो मार्केट फोर्सेज फिक्स करेंगी उसे क्या बोला जाएगा, उसे बोला जाएगा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। द एक्सचेंज रेट टू बी डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई। इसमें जो डिमांड एंड सप्लाई है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। कौन, जो डिमांड एंड सप्लाई है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो फ्लेक्सिबल वर्ड जहां भी आता है इकोनॉमिक्स में, तो वहां पे क्या है, वहां पे मार्केट फोर्सेस, है ना। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या हुआ, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, एक बार दोबारा कि क्या हुआ, flexible exchange rate means that rate of exchange which is fixed by the market forces, the exchange rate to be determined by demand and supply, है ना। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे, R is equal to function of demand and supply। उसके बाद आता है थर्ड नंबर पे मिक्स्ड एक्सचेंज रेट। तो मिक्स्ड एक्सचेंज रेट, managed floating is like mixed exchange rate system. In this system government or central bank interfere in exchange rate determination as when it is required. कौन कौन, गवर्नमेंट बैंक, जो गवर्नमेंट है और सेंट्रल बैंक है, वो इंटरफेयर करता है एक्सचेंज रेट सिस्टम में, तो उसे बोला जाएगा मिक्स्ड एक्सचेंज रेट। और इसमें एक बात आपने ध्यान रखनी है कि मैनेज्ड फ्लोटिंग इज लाइक मिक्स्ड एक्सचेंज रेट। जो मैनेज्ड फ्लोटिंग है वो किसकी तरह है, मिक्स एक्सचेंज रेट की तरह है। सेंट्रल बैंक परचेजेस और सेल फॉरेन करेंसी एक्सचेंज इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। तो ये आपने ध्यान रखना है मिक्स्ड एक्सचेंज रेट के बारे में। उसके बाद आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में मैंने आपको बताया, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है जनरली, कि एक इकोनॉमी के साथ कितनी, जैसे हमारा इंडिया है, तो हमारे इंडिया के साथ कितनी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हुई रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उसे क्या बोला जाएगा, उसे बोला जाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो क्या होता है, इट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड्स अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री, बिटवीन द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये क्या है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हमारी कितनी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हुई गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, उसे क्या बोला जाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो यहाँ लिखा है सिस्टमेटिक अकाउंट ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस विच आर मेड बाय रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री विद रेजिडेंट ऑफ अदर कंट्रीज विद अ ईयर।
उसके बाद आता है एवरी रिसिप्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड एंड एवरी पेमेंट इज रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड, ये आपने ध्यान रखना है। और उसके बाद है हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग रूल्स बीओपी ऑलवेज रिमेन बैलेंस्ड बिकॉज बीओपी इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम, but it means not that all sub accounts will be balanced, sub account may be imbalanced. Any imbalance in BOP indicate that its sub account are imbalanced. अकाउंट ऑफ बीओपी, तो अकाउंट ऑफ बीओपी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जो हमारी तीन चीज़ें जनरली मैंने आपको बताया, ट्रेडिंग ऑफ विजुअल आइटम्स, सेकंड नंबर पे ट्रेडिंग ऑफ इनविजिबल आइटम्स, थर्ड नंबर पे यूनिलेटरल ट्रांसफर। यूनिलेटरल ट्रांसफर से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यूनिलेटरल ट्रांसफर होती हैं जो वन साइडेड ट्रांसफर्स होती हैं, जैसे कोई गिफ्ट भेजा किसी ने, वो क्या है, यूनिलेटरल ट्रांसफर। तो ये तीन चीज़ें आती हैं हमारे करंट अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट की बात करें तो कैपिटल अकाउंट में भी हम डिस्कस करेंगे। It refers to the account which record all the current transactions of goods, services and unilateral transfer। ये अभी हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट में के बारे में क्या बोला कि कौन सी आएंगी, ट्रेड ऑफ विजुअल आइटम्स, जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज आ गई, ठीक है। गुड्स आ गई किसमें, विजुअल आइटम्स में, इनविजुअल में आ गई सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफर जो वन साइडेड ट्रांसफर होती हैं। मेन ट्रांजेक्शंस ऑफ दिस अकाउंट इज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स और विजुअल, मतलब आप विजुअल आइटम्स की जितनी भी ट्रेड हुआ। उसके बाद एक्सपोर्ट ऑफ इंपोर्ट ऑफ फैक्टर सर्विसेज, है ना, तो मतलब आप बोल सकते हैं इनविजुअल आइटम्स का जितना भी ट्रेड हुआ। और उसके बाद एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज, इट इंक्लूडिंग बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज्म, परचेज। तो ये क्या आ गई, ये आ गई हमारी सर्विसेज। उसके बाद आ गई यूनिलेटरल ट्रांसफर। तो यूनिलेटरल ट्रांसफर से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पहले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यूनिलेटरल ट्रांसफर क्या होती है, जो वन साइडेड पेमेंट होती है, जैसे गिफ्ट्स हैं, ग्रांट्स हैं, डोनेशंस हैं, वो क्या है, ये सारी की सारी यूनिलेटरल ट्रांसफर हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करें तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स। बैलेंस ऑफ इनविजिबल, रिसिप्ट्स ऑफ फैक्टर्स सर्विसेज प्लस नॉन फैक्टर सर्विसेज प्लस यूनिलेटरल ट्रांसफर्स माइनस पेमेंट ऑफ फैक्टर सर्विसेज प्लस नॉन फैक्टर सर्विसेज प्लस यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन। तो ये पॉइंट आपने इंपॉर्टेंट हैं, याद रखने हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट इज इक्वल टू बैलेंस ऑफ विजुअल डिवाइड बाय ट्रेड प्लस या फिर ट्रेड प्लस बैलेंस ऑफ इनविजिबल आइटम्स। पॉजिटिव करंट अकाउंट इंडिकेट दैट कंट्री कैन परचेज असेट एंड रिड्यूस इट्स लायबिलिटी वाइस वर्सा। तो बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है इसमें, ये सारे पॉइंट्स बहुत इजी है, आपने ध्यान रखना है। उसके बाद कैपिटल अकाउंट की बात करें तो कैपिटल अकाउंट में क्या है, इट रेफर्स टू द अकाउंट विच शोज द चेंज इन असेट एंड लायबिलिटी ऑफ कंट्री। इट मीन्स कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड द फ्लो ऑफ असेट, flow of debits and investments, receipts and paid. Main transactions of the account are, क्या क्या मेन ट्रांजेक्शन्स हैं, सबसे पहले फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या हुई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्लस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इसके बारे में आपने थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। बोरोइंग एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग प्लस एक्सटर्नल असिस्टेंस ऑफ कंसेशन लोन, फ्लो ऑफ बैंकिंग कैपिटल एनआरआई डिपॉजिट, शॉर्ट टर्म डेबिट। तो ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, कैपिटल अकाउंट में। किस में आएंगी, कैपिटल अकाउंट में। तो ये आपने ध्यान रखना है। एरर एंड ओमिशंस ये भी इसमें आएंगे। ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट है, फाइनेंशियल अकाउंट है, इट रेफर्स टू द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व held with central bank. Every transactions in official reserve account is to create balance of equilibrium in BOP. उसके बाद है many countries show official reserve account as separate account but it can be shown in a part of capital account. उसके बाद one of the most important concept autonomous and accommodating items. ये important concept है। यहाँ से डिफरेंस आपसे पूछा जाता था पहले, अब डिफरेंस आपका रिटर्न बेस्ड नहीं है पेपर, आपका सर्च एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, एमसीक्यूज रहेंगे। तो आपने उस तरीके से तैयारी करनी है। ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स या आइटम्स बोल सकते हैं। तो ऑटोनोमस आइटम्स के बारे में क्या लिखा है, ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स के बारे में लिखा है, आर दोज ट्रांजेक्शंस विच टेक प्लेस द पर्पस ऑफ प्रॉफिट। इसमें मेन जो मोटिव रहता है वो क्या रहता है, प्रॉफिट को अर्न करना। हैव नो मीनिंग विद इक्विलिब्रियम ऑफ बीओपी, दे आर कॉल्ड द अबव द लाइन। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये अबव द लाइन और प्रॉफिट मोटिव। जो अकोमोडेशन ट्रांजेक्शन्स हैं आर दोज ट्रांजेक्शन विच टेक प्लेस टू मेक
बीओपी इन इक्विलिब्रियम, बीओपी को इक्विलिब्रियम में करने के लिए, ठीक है। दे आर डायरेक्टली रिलेटेड विद डेफिसिट और सरप्लस ऑफ बीओपी, दे आर कॉल्ड बिलो द लाइन आइटम्स। अच्छा, अब इसके बाद करते हैं कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो केस बेस्ड क्वेश्चन आपका रहने वाला है। रीड द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल टेक्स्ट एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। एक्सचेंज रेट बिटवीन इंडियन रुपीज एंड यूएस डॉलर has changed from 71.49 November 2020 to 72.82 through change to market forces of demand and supply. Therefore, it is believed that India's balance of payment this year of going to very, very strong, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said on Monday. तो ये हमारे पास क्या है, एक केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो इसमें हमने बताना है कि ये क्या हुआ। चेंज फ्रॉम, क्वेश्चन नंबर 1 अगर ध्यान से देखें, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, चेंज फ्रॉम $1 इज इक्वल टू 71.49 टू 72.82 इज कॉल्ड। ये क्या हुआ, तो एप्रिसिएशन है, क्या ये एप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन है, या फिर रिवैल्यूएशन है, या डिवैल्यूएशन है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये क्या हुआ, करेंसी का डेप्रिसिएशन हुआ। क्या हुआ, करेंसी का डेप्रिसिएशन हुआ। पहले $1 परचेज करने के लिए 71.49 रुपीज़ देने पड़ते थे, बाद में क्या हुआ, $1 परचेज करने के लिए 72.82 रुपीज़ देने पड़ते थे। तो ये क्या हुआ, ये करेंसी डेप्रिसिएशन हुआ, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है द काइंड ऑफ डिटर्मिनेशन इज एप्लीकेबल इन सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, है ना, कौन सा सिस्टम, ये हमने यहाँ पे फिलिंग इन द ब्लैंक में पुट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का अगर देखा जाए, ऑप्शन ए फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, बी फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, सी मैनेज फ्लोटिंग, और डी जो ऑप्शन है नन ऑफ अबव। तो जो इसका सही आंसर है वो है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। क्या है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। तो ये आपने ध्यान रखना है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जिसमें मार्केट फोर्सेस अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, डिमांड एंड सप्लाई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। फिक्स एक्सचेंज रेट क्या होता है, जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर देखें, उसके बाद हमारे पास दोबारा केस बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये है, रीड द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल टेक्स्ट एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। India's foreign exchange reserve have jumped by $100 billion in 10 months to a record high of $534.5 billion. The rise has been led by strong foreign fund inflow recently and decline in import bill due to dip in crude oil price and trade impact following COVID-19 pandemic. Reduced import of gold also cut down India's import bill. तो ये केस बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसके क्वेश्चंस, किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर, अगर जो हमारा फर्स्ट है उसको ध्यान से देखें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, इंपोर्ट ऑफ पेट्रोलियम फ्रॉम ईरान विल बी मेंशन्ड। ऑप्शन नंबर ए है क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन नंबर डी है डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन नंबर सी है क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट, ऑप्शन नंबर डी है डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट, है ना। तो यहां से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, डेबिट साइड ऑफ द करंट अकाउंट, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है, जल्दी से देखते हैं, इंक्रीज इन इंपोर्ट ड्यूटी ऑफ गोल्ड विल लीड टू। ऑप्शन नंबर ए है रिडक्शन इन इंपोर्ट ऑफ गोल्ड, ऑप्शन नंबर बी है इंपोर्ट ऑफ गोल्ड विल इंक्रीज, ऑप्शन नंबर सी है नो इफेक्ट ऑन इंपोर्ट ऑफ गोल्ड, ऑप्शन नंबर डी है आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, इससे क्या होगा, रिडक्शन इन इंपोर्ट ऑफ गोल्ड। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखें, इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैज जंप्ड हाई, द रीजन में भी, क्या रीजन हो सकता है। तो इसका जो रीजन है वो क्या है, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। बहुत ईजी है, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। केस बेस्ड क्वेश्चन 3 है हमारे पास, ईच नेशन
has its own currency when monetary transactions are conducted within the national borders. Payment are made in the currency of that country. For example, India's currency called rupees, है ना. To be more exact, it is called Indian rupees. Payment within the national borders of India are made in Indian rupees. Similarly, each other nations has its own currency. For example, Pakistan currency is called Pakistani rupees, USA currency US dollar, Kuwait currency Kuwaiti dinar, UAE currency dirham, and so on. Payment within the nation's border of Pakistan are made in Pakistani rupees. Payment within the nation's border of USA is USA dollar. When the transactions are conducted across national borders, one currency must be converted into another. Conversion rate between two currencies is decided by two ways. First, fixed exchange rate. Second, floating, और third, flexible exchange rate. तो ये हमारे पास पैराग्राफ दिया है केस बेस्ड क्वेश्चन के लिए. अब इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे हम. हमारा जो पैराग्राफ था ये था. क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम. क्वेश्चन नंबर 1 अगर ध्यान से देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, एक्सचेंज रेट रेफर्स टू रेट एट विच द फॉलोइंग इज एक्सचेंज. क्या एक्सचेंज किया जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है. तो इसमें हमारा क्या, इसमें करेंसी को एक्सचेंज किया जाता है. क्या किया जाता है? चेंज. इसमें करेंसी को एक्सचेंज किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, हु फिक्स द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, है ना. हु फिक्स, कौन फिक्स करता है? तो हमने बार बार टॉपिक पढ़े. इसमें क्या करते हैं? जो मार्केट फोर्सेज होती हैं. मार्केट फोर्सेज में आता है हमारा डिमांड एंड सप्लाई. और गवर्नमेंट कौन सा करता है? जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है. क्वेश्चन नंबर 3 अगर देखें, रेफर्स टू सिस्टम इन विच एक्सचेंज रेट फॉर अ करेंसी इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, है ना. तो जो गवर्नमेंट फिक्स करती है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम. तो बहुत ईजी था ये आपने तीनों, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपका चैप्टर क्लियर है, तो केस बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको चैप्टर्स में ही देखने को मिलेंगे. तो आप इजीली उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं और अपना जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड कर सकते हैं. फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होता है हमारा जिसमें मार्केट फोर्सेस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. जो डिमांड एंड सप्लाई है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. उसके बाद असर्शन रीजन के क्वेश्चंस देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, assertion A, appreciation of domestic currency means a rise in the price of domestic currency. Reason है appreciation leads to increase in export. तो इसमें क्या है, जो हमारी assertion A है वो सही है. appreciation of domestic currency means rise in the price of domestic currency. yes, से बिल्कुल सही है. appreciation leads to increase in export. ठीक है. तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है. तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है, assertion A is true but reason R is false, ये बिल्कुल सही है. क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखें. क्वेश्चन नंबर 2 में है हमारा, assertion है, a country always try to balance in the BOP, balance in current account इक्वल्स टू बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट. ये हमारी असर्शन है. रीजन की बात करें, बैलेंस्ड बीओपी इंडिकेट स्टेबल इकोनॉमिक रिलेशन विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो इसमें क्या है, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसमें हमारी जो ए कंट्री ऑलवेज ट्राई टू बैलेंस द बीओपी, यस सही है. बैलेंस इज करंट अकाउंट इक्वल्स टू बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट, सही है. इसका रीजन, बैलेंस बीओपी इंडिकेट स्टेबल इकोनॉमिक रिलेशन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो दोनों जो हमारी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है. तो ऑप्शन ए, both assertion A and reason R are true and reason R is correct explanation of assertion A. तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से. यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे. तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करें. सबसे पहले अपन चैप्टर को क्लियर करें, उसके बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें. क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, असर्शन है, अकोमोडेटिंग आइटम्स, ये जो है वो ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग आइटम से क्वेश्चन पूछा है. और आइटम्स ऑफ ट्रेड आर अंडरटेकन टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ द बीओपी. तो हमने एक उसमें पढ़ा था, एक था प्रॉफिट मोटिव के लिए अबव द लाइन, एक था बिलो द लाइन, है ना. तो सेकंड अगर देखिए, अकोमोडेटिंग आइटम्स आर नेट कंसिक्वेंस ऑफ ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस दैट आर अंडरटेकन टू करेक्ट डिसइक्विलिब्रियम इन ऑटोनोमस आइटम्स ऑफ द बीओपी. तो ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है. बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए.
तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 अगर ध्यान से देखें, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, all transactions recorded in balance of payments are autonomous transactions. Autonomous transactions are recorded in both current and capital account of the BOP. तो इस क्वेश्चन का जो असर्शन ए है, असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका बिल्कुल सही है। ऑटोनोमस ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन बोथ करंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ द बीओपी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर ध्यान से देखें, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, assertion A, India's current account balance recorded a surplus of $US 19.8 billion, 3.9% of GDP in quartile 1 of 2020-21. Reason, there has been a steeper decline in merchandise imports relative to export in the past few years. तो इसका जो दोनों स्टेटमेंटें हैं वो हमारी बिल्कुल सही हैं। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी लीड्स टू राइज इन एक्सपोर्ट। रीजन है डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी मेक्स डोमेस्टिक करेंसी रिलेटिवली चीपर विच लीड्स टू इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारे दोनों स्टेटमेंटें बिल्कुल सही हैं। जो हमारी असर्शन ए है वो भी बिल्कुल सही है और जो रीजन आर है वो भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7। ये फिक्स एक्सचेंज रेट और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जो भी हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करे इस चैप्टर के, वहां से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये भी हमने काफी बार डिस्कस करा। तो 7th हमारा क्वेश्चन है, असर्शन फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम इन्वॉल्व्स एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेंट्रल बैंक एंड गवर्नमेंट ऑफ द रिस्पेक्टिव कंट्रीज। तो ऐसा नहीं था, क्या था, फिक्स एक्सचेंज रेट तो गवर्नमेंट फिक्स करती थी, ये था कौन सा, मिक्स एक्सचेंज रेट, है ना। रीजन है हमारे पास, इन फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम वंस द एक्सचेंज रेट इज डिक्लाइंड इट यूजली कीप द फिक्स इन ऑर्डर टू मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस। तो इसका क्या है, इसका बोथ assertion A and reason R are true and reason R is not the correct explanation of assertion A। उसके बाद है हमारा assertion A is true but assertion R is false। Once exchange rate is declined, it usually keep fixed in order to maintain the stability of economic transactions। Exchange rate is decided, it is usually kept in fixed in order to maintain। तो assertion R जो है वो कहीं ना कहीं सही है। अगर ध्यान से देखें तो assertion जो R है वो सही है। तो इसका और जो ए जो असर्शन है वो गलत असर्शन मुझे लग रही है, क्योंकि फिक्स एक्सचेंज रेट क्या होता है जिसमें गवर्नमेंट फिक्स करती है, इसमें बोला है इन्वॉल्व्स एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेंट्रल बैंक एंड गवर्नमेंट। तो ये ऐसा नहीं है, ऐसा किस में है, ऐसा है मिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में। हमने पहले ऑलरेडी क्वेश्चन डिस्कस करा था ये, तो इस क्वेश्चन को आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8 है, असर्शन क्या, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम इज कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। Assertion R, in managed float exchange rate system, central bank decide the limit of both the limit। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 इसमें दोनों ठीक हैं, ठीक है। जो मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट हमने डिस्कस करा था तो क्या होता है, उसमें बोला था कि मिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम की तरह होता है ना। और मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम सेंट्रल बैंक डिसाइड द लिमिट ऑफ बोथ। यस, ये तो इसमें क्या है, इसका जो सही आंसर है वो क्या है, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, असर्शन है हमारे पास, increase lending abroad the recorded on the debit side of the capital account। option reason R है, lending affect the asset and liabilities of the economy and involves outflow of income। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो हमारे पास जो ये दोनों स्टेटमेंट हैं वो बिल्कुल सही है। assertion A and R are true and R is the correct explanation of A। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, सिर्फ 2 क्वेश्चन असर्शन रीजन के बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, परचेज ऑफ सेकंड हैंड मशीनरी फ्रॉम अब्रॉड इज नॉट रिकॉर्डेड इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। रीजन है, सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स फ्रॉम अब्रॉड आर नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो इसका ए एंड आर जो बिल्कुल सही स्टेटमेंट्स हैं
both assertion A and R are true and R is the correct explanation of A. क्योंकि purchase of second hand machinery from abroad is not recorded in balance of payment and sale and purchase of second hand goods from abroad are not included in the estimation of national income. क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारे पास. Assertion A, current account transactions bring about change in the capital stock of the country. Reason है Make in India will increase supply of foreign exchange in India, causing improving the balance of payment positions. है ना. तो इसमें क्या है हमारे, अभी एक क्वेश्चन और है. तो इसमें करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन ब्रिंग अबाउट चेंज इन द कैपिटल स्टॉक ऑफ द कंट्री. तो ऐसा नहीं है और जो आर स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है. तो असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू. रीजन आर इज ट्रू. तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12. If an India buys a UK car company, it renders capital account transactions as a debit item. Reason sale of asset like sale of share of an Indian company to a Chinese customer a credit items. तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो सही हैं. बोथ A and R are true and R is the correct explanation of A. तो इस तरीके के आपके क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. अगर आपको इसके एमसीक्यूज़ भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपको इसके एमसीक्यूज़ भी प्रोवाइड करवा दूंगा. और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें. और आपका हर एक लाइक और एक सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और भी अच्छा कंटेंट आपके लिए लाने के लिए. और आने वाले टाइम में भी मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं रेगुलर बेसिस पे आपके लिए एक अच्छा कंटेंट लेके आऊँ ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके. सो थैंक यू सो मच.